प्राचीन भारत के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं, आखिर वो जानते कैसे हैं? इस सफर में हम उन पुराने ग्रंथों की दुनिया में उतरने वाले हैं जो इतिहासकारों के लिए आप कह सकते हैं एक टूल किट की तरह हैं। यही ग्रंथ हमें हजारों साल पहले के भारत की एक शानदार झलक दिखाते हैं। तो चलिए इसी सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हम हजारों साल पुराने राजवंशों, समाजों और विचारों के बारे में आखिर जानते कैसे हैं? जवाब छिपा है उन ग्रंथों में जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़े हैं। सबसे पहले हम उन ग्रंथों को देखेंगे जो हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नींव हैं। लेकिन इन्हें सिर्फ धार्मिक किताबें मत समझिए, इनमें इतिहास के गहरे सुराग भी छिपे हुए हैं। देखिए, वेदों की दुनिया बहुत बड़ी है। एक तरफ है ऋग्वेद जो सबसे पुराना है। ये हमें शुरुआती वैदिक काल के देवताओं और उनकी प्रार्थनाओं के बारे में बताता है। और फिर दूसरी तरफ है सबसे आखिर में लिखा गया अथर्ववेद जो हमें एक बिल्कुल अलग, ज्यादा जमीनी दुनिया की सैर कराता है। अथर्ववेद, जिसे अथर्वा और अंगिरस ऋषियों ने रचा, वो असल में आम लोगों की जिंदगी का एक आईना है। इसमें बीमारियों के इलाज और जादू टोने से लेकर शासन प्रशासन तक उस समय के लोगों की जो रोजमर्रा की चिंताएं थीं, उनकी उम्मीदें, उनके विश्वास, सब कुछ मिलता है। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है, यही आध्यात्मिक ग्रंथ हमें उस दौर की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी बताता है। ये लाइन इशारा करती है कि उस समय सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं कितनी जरूरी मानी जाती थीं, मानो वो प्रजापति की 2 बेटियां हों। वेदों के बाद आते हैं पुराण, जिनकी संख्या है 18। इन्हें सिर्फ कहानियों का संग्रह समझना एक भूल होगी। ये असल में प्राचीन भारत का एक विशाल ज्ञानकोश है जिसमें इतिहास, भूगोल, संस्कृति सब कुछ समाया हुआ है। और जानते हैं, पुराणों का सामाजिक महत्व बहुत बड़ा था। लोमहर्ष या उनके बेटे उग्रश्रवा ने इन्हें सरल संस्कृत में लिखा ताकि ये उन लोगों तक भी पहुंच सकें जिन्हें वेद पढ़ने की इजाजत नहीं थी, जैसे कि महिलाएं और शूद्र। एक तरह से इन्होंने ज्ञान को सब तक पहुंचाया। पौराणिक कथाओं के अलावा 5 पुराण ऐसे हैं जिनमें हमें मौर्य, सातवाहन और गुप्त जैसे बड़े बड़े राजवंशों की वंशावली का सबसे अच्छा सिलसिलेवार ब्यौरा मिलता है। इतिहासकारों के लिए तो खासकर सबसे पुराना मत्स्य पुराण किसी खजाने से कम नहीं है। तो ठीक है, अब हमारे पास ये मूल ग्रंथ तो हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम उन्हें समझें कैसे। यहीं पर हमारी कुंजियां काम आती हैं, यानी वो सहायक ग्रंथ जो इन प्राचीन टेक्स्ट्स के राज खोलते हैं। ये हैं 6 वेदांग। इन्हें वेदों को समझने के लिए एक तरह का यूजर मैनुअल समझ लीजिए। शिक्षा सही उच्चारण सिखाती है तो कल्प यज्ञ की विधि बताता है। इनके बिना वेदों का सही मतलब समझना और अनुष्ठान करना लगभग नामुमकिन था। और व्याकरण की बात करें तो पाणिनि के अष्टाध्यायी का कोई मुकाबला नहीं है। ये सिर्फ संस्कृत व्याकरण का पहला और सबसे अहम ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि ये एक टाइम कैप्सूल की तरह है जो हमें मौर्य काल से पहले के भारत की सामाजिक और राजनीतिक हालत की भी जानकारी देता है। चलिए अब उन ग्रंथों की ओर बढ़ते हैं जो समाज, कानून और शासन की रूपरेखा तैयार करते हैं। यानी अब हम पवित्र ग्रंथों से हटकर समाज और राजनीति से जुड़े विषयों की दुनिया में कदम रख रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही महान रणनीतिकार और राजनीतिज्ञ के नाम हैं? उन्होंने ही उस ग्रंथ की रचना की जो आज भी दुनिया भर में पढ़ा और पढ़ाया जाता है। और वो ग्रंथ है अर्थशास्त्र। 15 किताबों और 180 अध्यायों में बटा ये ग्रंथ मौर्यकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था और सैन्य रणनीति का एक बहुत ही डिटेल्ड खाका है। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं बताता, बल्कि ये भी बताता है कि एक अच्छी जासूसी प्रणाली कैसे बनाई जाए या टैक्स कैसे इकट्ठा किया जाए। ये एक साम्राज्य चलाने का पूरा ब्लूप्रिंट है। समाज को समझने के लिए दूसरे ग्रंथ भी उतने ही जरूरी हैं। मनुस्मृति जैसे स्मृति ग्रंथ कानून की बात करते हैं, तो बौद्ध जातक कथाएं बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियों के जरिए उस समय के समाज का चित्र खींचती हैं। वहीं जैन आगम ग्रंथ हमें महावीर के जीवन और जैन धर्म के शुरुआती इतिहास के बारे में बताते हैं। अब हम अपने टूल किट की उस आखिरी श्रेणी पर आते हैं जिन्हें खास तौर पर इतिहास दर्ज करने के लिए ही लिखा गया था या जो अनजाने में ही ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन गए। यहाँ कल्हण की राज तरंगिणी का जिक्र करना बहुत जरूरी है।
12वीं सदी में लिखी गई ये किताब कश्मीर का एक सिलसिलेवार इतिहास बताती है और इसे भारतीय साहित्य में पहली असली व्यवस्थित ऐतिहासिक किताब होने का गौरव हासिल है। ठीक इसी तरह अली अहमद का लिखा चचनामा हमें इतिहास के एक बहुत ही खास और अहम मोड़ पर ले जाता है। 712 ईस्वी में अरबों की सिंध पर विजय, ये उस दौर को समझने के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत है। ये एक दिलचस्प सवाल है ना? क्या इतिहास सिर्फ उन्हीं किताबों में मिलता है जिनका टाइटल इतिहास हो, या फिर एक इतिहासकार को किसी जासूस की तरह सुराग कहीं और भी खोजने पड़ते हैं? जवाब है बिल्कुल। गार्गी संहिता, जो कि ज्योतिष का ग्रंथ है, उसमें भारत पर यवन यानी ग्रीक आक्रमण का जिक्र मिलता है। इसी तरह पतंजलि का महाभाष्य तो व्याकरण पर लिखा गया है, लेकिन चूंकि वो पुष्यमित्र शुंग के समय में थे, ये ग्रंथ हमें शुंग वंश के बारे में कीमती जानकारी दे जाता है। मतलब इतिहास हर जगह छिपा है। तो ये है एक इतिहासकार की पूरी टूल किट। वेद, पुराण, वेदांग, स्मृति ग्रंथ, बौद्ध और जैन साहित्य, अर्थशास्त्र और यहाँ तक कि व्याकरण और ज्योतिष जैसे ग्रंथ, ये सब मिलकर हमें प्राचीन भारत की एक व्यापक और रंग बिरंगी तस्वीर बनाने में मदद करते हैं। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि अगर ये सारे ग्रंथ एक बड़ी पहेली के टुकड़े हैं, तो वो कौन सी तस्वीर है जिसे हम आज भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? इतिहास की खोज कभी खत्म नहीं होती और हर नया टुकड़ा हमें अतीत के और भी करीब ले जाता है।